आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ माई चैनल मेथालय। आज हम अपने इस चैनल पर आइसोमॉर्फिज्म का एक और रूप पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं ऑटोमॉर्फिज्म। नाउ लेट अस सी व्हाट इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म इज एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम अ ग्रुप G ऑनटू इटसेल्फ। यानी कि अगर हम एक आइसोमॉर्फिज्म को उस ग्रुप G से उसी पर डिफाइन कर दें, यानी हम एक ऐसा बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइन कर दें जो G से G हो और ऑपरेशन प्रिजर्विंग हो, तो ऐसे आइसोमॉर्फिज्म को हम क्या बोलते हैं? ऑटोमॉर्फिज्म। सो आइसोमॉर्फिज्म और ऑटोमॉर्फिज्म में कोई खास अंतर नहीं है। आइसोमॉर्फिज्म कैन बी फ्रॉम अ ग्रुप G1 टू अ ग्रुप G2, बट ऑटोमॉर्फिज्म इज फ्रॉम द सेम ग्रुप टू इटसेल्फ. So that is the distinguishing factor between an automorphism and an isomorphism. So let us see an example over here. मान लेते हैं एक फंक्शन phi है c to c defined by phi of a plus iota b equal to a minus iota b. यानी इसमें अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स नंबर डालते हैं तो आपको बाहर उसका कॉन्जुगेट मिलता है. Then this is an automorphism from the group of complex numbers to itself under addition. आप इसको अगर ऑटोमॉर्फिज्म प्रूव करना चाहते हैं तो बस आपको करना क्या है? यू हैव टू जस्ट प्रूव दैट इट इज एन आइसोमॉर्फिज्म, यानी इट इज 1 इट इज ऑन 2 एंड इट इज ऑपरेशन प्रिजर्विंग. दैट इज व्हाट यू हैव टू प्रूव फॉर इट. तो मान लो अगर मुझे ये प्रूव करना है कि ये एक आइसोमॉर्फिज्म है, ऑटोमॉर्फिज्म है, तो सबसे पहली चीज़ अगर मैं 1 देखूँ तो ऑब्वियस सी बात है 1 होगा, क्योंकि फाई ऑफ अगर a प्लस आईटा बी इज इक्वल टू आई एज्यूम फाई ऑफ c प्लस आईटा d, then this implies a minus iota b is equal to c minus iota d. और the equality of दो complex numbers से पता चलता है कि a equal to c होगा और b equal to d होगा, तो it is 1. सेकेंड, ये on to, so यहाँ से ये 1 समझ में आ गया. इसलिए क्यों होगा? क्योंकि इससे a प्लस आईटा b इज इक्वल टू c प्लस आईटा d हो जाएगा. सेकेंड, इट इज on to क्यों? अगर सपोज आई हैव say alpha plus iota beta belongs to C, this implies alpha minus iota beta belongs to C. So this implies that this mapping phi of alpha minus iota beta will be equal to ये हो जाएगा अल्फा प्लस आईटा बीटा. तो यानी हर अल्फा प्लस आईटा बीटा के लिए एक प्री इमेज है अल्फा माइनस आईटा बीटा. देयरफॉर दिस इज अ ऑन टू फंक्शन. अब बचा अगर मुझे प्रूव करना है कि ये कैसा है, it is operation preserving. So if I put in two complex number, say the first complex number is alpha plus iota beta और दूसरा है p plus iota q, तो आप देख सकते हैं ये हो जाएगा phi of alpha plus p plus iota beta plus q. और जैसे आप इसे ओपन करेंगे it will be alpha plus p minus iota beta plus q. तो ये हो गया अल्फा माइनस आईटा बीटा प्लस p माइनस आईटा क्यू. सॉरी, थोड़ा जगह का कॉन्स्टेंट है इसमें, तो p माइनस आईटा क्यू. अब आप गौर से देखें कि यहाँ पर जो ये अल्फा माइनस आईटा बीटा है, दिस इज नथिंग बट फाई ऑफ अल्फा प्लस आईटा बीटा, एंड p माइनस आईटा क्यू इज फाई ऑफ p प्लस आईटा क्यू. इट मीन्स फाई ऑफ अल्फा प्लस आईटा बीटा प्लस p प्लस आईटा क्यू इज इक्वल टू फाई ऑफ दिस प्लस फाई ऑफ दिस. देयरफॉर इट इज ऑपरेशन प्रिजर्विंग. देयरफॉर इट इज एन ऑटोमॉर्फिज्म. तो मुद्दे की बात समझने वाली ये है कि ऑटोमॉर्फिज्म एक कोई नई चीज़ नहीं है. इट इज़ जस्ट एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम द ग्रुप टू इटसेल्फ. आइए अब इसे कुछ इलस्ट्रेशंस के द्वारा और अच्छे से समझते हैं. लेट G बी अ ग्रुप, देन प्रूव दैट द मैपिंग अल्फा G इक्वल टू G इनवर्स फॉर ऑल G इन G इज एन ऑटोमॉर्फिज्म इफ एंड ओनली इफ G इज अबेलियन. यानी अल्फा एक मैपिंग है कहाँ से कहाँ? G से G, जो इस तरह से मैप करती है कि G को उसके इन्वर्स पर मैप कर देती है. तो हमें प्रूव करना है कि ऑटोमॉर्फिज्म है तभी और सिर्फ तभी का मतलब क्या है? यू हैव टू प्रूव इट बोथ वेज. आप जानते हैं मैथमेटिक्स में इफ एंड ओनली इफ मीन्स द फॉरवर्ड इम्प्लीकेशन एज वेल एज द बैकवर्ड इम्प्लीकेशन, बोथ आर ट्रू. दैट इज व्हाट यू हैव टू प्रूव. तो लेट अस सी दिस. तो हम क्या करते हैं, let us prove the forward implication. क्या मान लें कि अल्फा कहाँ से कहाँ है? अल्फा इज G from G to G and alpha maps G to G inverse for all G belonging to G. तो हम प्रूव करेंगे कि G अबेलियन होगा. और ये क्या मान रहे हैं? बी एन ऑटोमॉर्फिज्म. ये एक ऑटोमॉर्फिज्म है. तो हम प्रूव करेंगे कि ये G अबेलियन होगा. तो लेट अस प्रूव इट.
तो अल्फ़ा ऑफ ए बी will be equal to alpha of will be equal to AB inverse, and that is not nothing but B inverse A inverse, and this is nothing but again now this is alpha of AB is equal to alpha B alpha A, and that is nothing but by operation preservation this is alpha of BA, और अल्फ़ा कैसा है 1 1, अल्फ़ा 1 1 है तो AB is equal to BA for all A comma B belonging to G, therefore G is abelian। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि G abelian है। तो आई होप ये क्लियर हो गया। और यहाँ देखिए ऑटोमॉर्फिज्म कहाँ यूज़ हुआ, ऑटोमॉर्फिज्म यहाँ यूज़ हुआ अल्फ़ा बी इंटू अल्फ़ा ए। नाउ अल्फ़ा बी इंटू अल्फ़ा कैन बी रिटन एज अल्फ़ा ऑफ बी ए बिकॉज वी नो दैट अल्फ़ा इज एन ऑटोमॉर्फिज्म, देयरफॉर इट इज एन ऑपरेशन प्रिजर्विंग, देयरफॉर अल्फ़ा बी ए विल बी इक्वल टू अल्फ़ा बी इंटू अल्फ़ा ए। सो यहाँ से प्रूव हो गया कि जी अबेलियन है। नाउ लेट अस प्रूव द रिवर्स इम्प्लीकेशन, दैट इज लेट अल्फ़ा जी, लेट जी बी अबेलियन। अब जी अबेलियन है और अल्फ़ा जी टू जी है, और वो इस तरह से कि अल्फ़ा जी इज़ इक्वल टू जी इनवर्स, एंड वी हैव टू प्रूव दैट अल्फ़ा इज़ एन ऑटोमॉर्फिज्म। तो लेट अस प्रूव दैट इट इज़ एन ऑटोमॉर्फिज्म। तो ऑटोमॉर्फिज्म प्रूव करते हैं कि ये ऑटोमॉर्फिज्म होगा। तो आप ये देखें कि ए बी इनवर्स इज़ इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। So this is equal to BA. Now G is abelian, तो B inverse A inverse भी G के एलिमेंट हैं, तो इसको हम A inverse B inverse लिख सकते हैं। Therefore alpha this is nothing but alpha AB and this is alpha A into alpha B, यानी ऑपरेशन प्रिजर्विंग तो है। फिर 1 1 ऑब्वियस सी बात है, डेफिनेशन से ये 1 1 तो आराम से आप कह सकते हैं। 1 1 कैसे कि अल्फ़ा G1 मान लेते हैं अल्फ़ा G2 के इक्वल है। So this implies G1 inverse is equal to G2 inverse। तो आप दोनों साइड पर G1 से मल्टीप्लाई कर दें, पोस्ट मल्टीप्लाई, और G2 से G1 से प्री मल्टीप्लाई और G2 से पोस्ट मल्टीप्लाई, तो G1 G2 इनवर्स G2। सो दिस इम्प्लाइज G1 इज इक्वल टू G2। तो यानी 1 1 भी है। ऑन टू तो यहाँ से सेल्फ रिलेवेंट है। ऑन टू आप कैसे कह सकते हैं कि इट इज़ एन ऑन टू मैपिंग। ऑन टू के लिए आप जानते हैं कि हर एलिमेंट का इन्वर्स इसमें एग्जिस्ट करेगा, दैट इज़ फाई ऑफ अल्फा। हमारे पास जो मान लेते हैं ऑन टू के लिए हम कह सकते हैं कि भाई अगर मेरे पास G बिलोंगिंग टू G है तो दिस इम्प्लाइज G इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू G, और यहाँ मैं कह सकता हूँ अल्फ़ा ऑफ G इनवर्स विल बी G इनवर्स का इनवर्स, दिस इज G। सो यहाँ से समझ में आता है कि भाई इस G के लिए, इस पर्टिकुलर G के लिए G इनवर्स उसकी प्री इमेज है। देयरफॉर फॉर एवरी G बिलोंगिंग टू G यू हैव अ प्री इमेज, देयरफॉर इट इज़ एन ऑटोमॉर्फिज्म। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि अगर G अबेलियन है तो ये अल्फ़ा ऑटोमॉर्फिज्म होगा, और अगर अल्फ़ा ऑटोमॉर्फिज्म है तो G अबेलियन होगा। देयरफॉर वी हैव प्रूव्ड दिस प्रॉब्लम बोथ वेज, और यही हमें कहा गया था इस प्रॉब्लम में। चलिए आइए अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। दिस प्रॉब्लम सेज लेट G बी अ ग्रुप, लेट G बी अ ग्रुप एंड लेट A बिलोंग टू दिस ग्रुप। A क्या है, इसका एक एलिमेंट है, और हमें प्रूव करना है कि फाई ऑफ A एक फंक्शन है, एक मैपिंग है। फाई ऑफ A डिफाइंड बाय फाई ऑफ AX इज इक्वल टू AX A इनवर्स इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। ये हमें फिर प्रूव करना है कि ये ऑटोमॉर्फिज्म है। तो लेट अस प्रूव इट। तो देखें हमें प्रूव करना ऑटोमॉर्फिज्म है, तो पहले हमें प्रूव करना पड़ेगा 1 1। तो लेट फाई A ऑफ x1, जहाँ x1 और x2 दोनों इज इक्वल टू फाई ऑफ x2, जहाँ x1 x2 दोनों G के एलिमेंट्स हैं। तो मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, आप वो बात समझ रहे हैं साथ साथ। सो दैट इज इक्वल टू AX1 A इनवर्स इज इक्वल टू AX2 A इनवर्स। अब आप जानते हैं दोनों साइड को अगर आप क्या करें, you post multiply both the sides by A inverse and
sorry, you pre-multiply both the sides by A inverse and post-multiply by A, then you'll have A inverse A x2 A inverse. तो यहाँ से आप समझ सकते हैं एसोसिएटिविटी से, दिस इज जस्ट x1 and that is x2, so it is 1 1. Next we need to prove onto के लिए let x belongs to G. Since A belongs to G, this implies A x A inverse, this is A inverse A x, ऐसा लिखेंगे A inverse A x belongs to G. क्या सोचते हुए लिखेंगे, क्योंकि जब phi A inverse x A पर एक्ट करेगा तो दिस विल गिव यू A into A inverse x A inverse. अब आप समझ सकते हैं कि ये आइडेंटिटी हो जाएगा, ये आइडेंटिटी हो जाएगा, यू विल गेट बैक x. तो फॉर दिस पर्टिकुलर x यू हैव दिस एलिमेंट बिलोंगिंग टू G, सो यू हैव द प्री इमेज ऑफ x एज A इनवर्स x है. तो A इनवर्स x का क्या हो गया, प्री इमेज हो गया, इसलिए क्या हो गया ऑन टू. अब बचता है ऑपरेशन प्रिजर्विंग. सो लेट अस प्रूव दैट इट इज ऑपरेशन प्रिजर्विंग ऑल्सो. तो ऑपरेशन प्रिजर्विंग के लिए देख लेते हैं. तो ऑपरेशन प्रिजर्विंग, phi A of say x1 x2, this will be equal to A x1 x2 A inverse. Now this can be further written as A x1 into E x2 A inverse, क्योंकि आप जानते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट से प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई करने पर सेम एलिमेंट वापस मिलता है. सो A x1 and this can be written as A inverse A x2 A inverse. अब आप एसोसिएटिविटी का यूज़ करें, A x1 A inverse into A x2 A inverse. Now this can be written as phi of x1 into phi of x2. Therefore it is operation preserving as well. Therefore we have proved that it is an automorphism. यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बोल दूँ, ऐसी ऑटोमॉर्फिज्म को which is induced by A, this automorphism is called as an inner isomorphism on a group G. यानी कि ये एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म होगी जो कि G ग्रुप का एक एलिमेंट ही इंड्यूस कर रहा है. इस ऑटोमॉर्फिज्म को हम इनर ऑटोमॉर्फिज्म बोलते हैं. तो चलिए देखें. तो देखें व्हाट इज एन इनर ऑटोमॉर्फिज्म इंड्यूस्ड बाय A. मान लेते हैं G कोई ग्रुप है और A उसका कोई एलिमेंट है. देन द फंक्शन phi A which is A x A inverse defined by phi A of x as A x A inverse for all x in G. Then this inverse, as we have, then this function we have proved in the previous problem that this is an automorphism. तो ये एक ऑटोमॉर्फिज्म है, लेकिन इस ऑटोमॉर्फिज्म का एक स्पेशल नाम है जिसे हम कहते हैं इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स. इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G इंड्यूस्ड बाय A. यानी कहना का मतलब यह है कि आपके पास इस ग्रुप G के हर एलिमेंट के लिए एक इनर ऑटोमॉर्फिज्म phi A डिफाइंड होगा. For every element of G you will have an inner automorphism defined for G. अब वो सबके सब डिस्टिंक्ट होंगे या उनमें से कुछ सेम होंगे, ये बात अलग है, लेकिन हर एलिमेंट के लिए you will have an automorphism phi A which is induced by A and is defined as A x A inverse. So this type of automorphism which is induced by an element of G is called as inner automorphism induced by A. So I hope you would have got ऑटोमॉर्फिज्म क्या है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या है. तो मैं यहाँ एक बार फिर से रिपीट कर दूँ. ऑटोमॉर्फिज्म इज नथिंग बट एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम द ग्रुप टू इटसेल्फ, and inner automorphism is a special type of automorphism from a group to itself which is induced by any of its member, and say the member is A, then the inner automorphism is phi A which is defined as phi A of x is equal to Ax A inverse. So that is inner automorphism. अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. प्रूव, रिजल्ट का एक क्वेश्चन है, प्रूव द सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म्स. आप समझ रहे हैं, जितने भी ऑटोमॉर्फिज्म्स हैं किसी ग्रुप पर, जितने भी ऑटोमॉर्फिज्म्स हम डिफाइन कर सकते हैं, एंड द सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ अ ग्रुप आर बोथ ग्रुप्स अंडर ऑपरेशन ऑफ फंक्शन कॉम्पोजिशन. कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए मेरे पास एक ग्रुप है G और मैं उस G पर जितने भी
ऑटोमॉर्फिज्म्स बन सकते हैं, यानी जितने भी आइसोमॉर्फिज्म्स बन सकते हैं, 1 ऑन 2 फंक्शन बन सकते हैं, उन सबका कलेक्शन अगर कर लूँ तो वो कलेक्शन अपने आप में एक ग्रुप होगा। और इसी तरीके से अगर मैं किसी ग्रुप पर जितने भी ऑटोमॉर्फिज्म्स बन सकते हैं उन सबका कलेक्शन कर लूँ तो वो भी अपने आप में एक ग्रुप होगा अंडर द ऑपरेशन ऑफ फंक्शन कॉम्पोजिशन। वैसे अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स का जो ग्रुप होगा, वो ऑटोमॉर्फिज्म्स का जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स का ग्रुप होगा वो ऑटोमॉर्फिज्म्स का क्या होगा, एक सब ग्रुप होगा। क्योंकि एवरी इनर ऑटोमॉर्फिज्म इज एन ऑटोमॉर्फिज्म बट एवरी ऑटोमॉर्फिज्म इज नॉट एन इनर ऑटोमॉर्फिज्म। तो यहाँ से कुल मिलाकर अब ये प्रॉब्लम या फिर ये प्रॉब्लम दिस प्रॉब्लम बॉइल्स डाउन टू प्रूविंग दैट ऑटोमॉर्फिज्म्स क्या होंगी भाई, एक ऑटोमॉर्फिज्म्स का जो सेट है वो एक ग्रुप होगा अंडर फंक्शन कॉम्पोजिशन एंड इनर ऑटोमॉर्फिज्म विल बी ए सब ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म। दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रूव इन दिस प्रॉब्लम। तो चलिए देखते हैं। तो मान लेते हैं कि लेट ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ जी डिनोट द सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म्स on G, and we want to prove that this set of automorphisms is a group. So सबसे पहली चीज़ हम जो प्रूव करना चाहेंगे, पहले तो पेन का रंग बदल लेते हैं, will be identity. तो let us prove the existence of identity. Then obvious सी बात है कि आइडेंटिटी जो एलिमेंट होगा इस केस में वो होगा हमारा आइडेंटिटी मैपिंग। तो आइडेंटिटी मैपिंग फ्रॉम G to G इज आइडेंटिटी एलिमेंट, यह आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। क्यों? बिकॉज यू नो दैट वेरी वेल के बिकॉज आई कंपोजिट से इफ आई हैव सम ऑटोमॉर्फिज्म phi ऑफ से G, then we have, I think ये रंग अच्छा नहीं है, बदलना चाहिए। phi will be I of phi G and phi G will be, it will back again phi G. So that is, so this implies that I composite phi is equal to phi. So this implies I is the identity element. Basically वैसे तो ये लेफ्ट आइडेंटिटी, लेकिन लेफ्ट आइडेंटिटी प्रूव करना इज इक्वलेंट टू प्रूव दैट के आइडेंटिटी एग्जिस्ट, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर मैं आइडेंटिटी की स्पेलिंग सही कर दूँ ठीक है, तो ये हो गया। दूसरी चीज़ मुझे प्रूव करना पड़ेगा दैट वी हैव ऑटोमॉर्फिज्म क्लोज्ड, क्लोजर प्रूव करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि दो बाइजेक्टिव फंक्शंस का जो कंपोजिशन होता है वो बाइजेक्टिव ही होता है। सो इट विल बी क्लोज्ड। लेकिन क्लोजर में फिर साथ साथ ये भी प्रूव करना पड़ेगा वो ऑपरेशन प्रिजर्विंग भी है। तो क्लोजर पहले हम प्रूव कर लेते हैं। क्लोजर, लेट अस प्रूव दैट इट इज क्लोज्ड। सो लेट अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग टू ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। तो अल्फा बीटा दोनों क्या है? अल्फा कॉमा बीटा आर बाइजेक्शंस। सो दिस implies that alpha composite beta is also a bijection. बाइजेक्शन आप समझ गए, 1 on 2। तो अल्फा बीटा 1 on 2 है तो अल्फा कंपोजिट बीटा भी 1 on 2 होंगे। अब ऑपरेशन प्रिजर्वेशन भी दिखाना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ बाइजेक्शन होना काफ़ी नहीं है, क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म अगर आपको याद हो सारे आइसोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम G to G का ग्रुप है। तो हमें यहाँ प्रूव करना पड़ेगा कि अल्फा कंपोजिट बीटा ऑपरेशन प्रिजर्विंग भी है, दैट इज इट इज़ एन आइसोमॉर्फिज्म। तभी तो अल्फा कंपोजिट बीटा AU और T ऑफ G में यानी ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप ऑफ G में आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो अल्फा कंपोजिट बीटा of G1 G2 will be equal to alpha of beta G1 G2 and that will be equal to, तो मैं यहाँ जी ग्रुप ये नहीं लिखा मैंने शुरुआत में, आप समझ गए कि लेट जी बी अ ग्रुप एंड आई थिंक वो सब डिटेल्स में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, दैट यू कैन फिल इन अगेन योर सेल्फ।
So alpha, and that will be equal to beta g1 beta g2, क्योंकि beta is an isomorphism on G, or I should say it is an automorphism on G, and that will be equal to, further this will be equal to alpha into beta g1 and alpha beta g2. तो यहाँ किसकी ऑपरेशन प्रिजर्वेशन यूज हुआ है? अल्फा का. और यहाँ किसका ऑपरेशन प्रिजर्वेशन यूज हुआ है? बीटा का. यहाँ बीटा का ऑपरेशन प्रिजर्वेशन यूज हुआ और अब अल्फा का ऑपरेशन प्रिजर्वेशन यूज हुआ. अल्फा के अंदर दो एलिमेंट हैं, बीटा जी1 बीटा जी2. तो जो इसका आउटपुट मिलेगा दैट विल बी नथिंग बट अल्फा ऑफ बीटा जी1 अल्फा ऑफ बीटा जी2, एंड दिस इज नथिंग बट अल्फा कंपोजिट बीटा ऑफ जी1 इनटू अल्फा कंपोजिट बीटा of G2. So therefore this implies alpha composite beta is operation preserving, therefore it belongs to automorphisms of G. तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई. तो अभी तक हमने देखी आइडेंटिटी प्रूव कर दी, क्लोजर प्रूव कर दी. अब एसोसिएटिविटी इज क्वाइट रेलिवेंट फ्रॉम द फंक्शन कॉम्पोजिशन. तो एसोसिएटिविटी तो फॉलोज फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शंस, सो उसको तो हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है. तो एसोसिएटिविटी फॉलोज फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन कॉम्पोजिशन. प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन कॉम्पोजिशन. सो दैट इज नॉट डन. तो एसोसिएटिविटी प्रूव हो गया. अब एसोसिएटिविटी के बाद बचता है इन्वर्स. तो लेट अस सी एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स. सो दैट इज द थर्ड थिंग दैट वी हैव प्रूव्ड. नाउ फोर्थ वी विल बी प्रूविंग इज इन्वर्स. सो मान लेते हैं अल्फा एक ऑटोमॉर्फिज्म है जी पर. तो अगर ये ऑटोमॉर्फिज्म है डेफिनेटली दिस इंप्लाइज अल्फा इज बाइजेक्टिव and operation preserving. So for every bijective mapping you can define an inverse. So alpha inverse is bijective mapping. और ये भी कहाँ से कहाँ होगी? G से G होगी. तो अल्फा इन्वर्स भी एक बाइजेक्टिव मैपिंग है. अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये अल्फा इन्वर्स साथ साथ ऑपरेशन प्रिजर्विंग भी है, देन वी विल बी इन अ स्टेट टू से दैट फॉर एवरी अल्फा बिलोंगिंग टू ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी वी हैव अ इन्वर्स. सो लेट अस प्रूव इट इज ऑपरेशन प्रिजर्विंग. सो ऑपरेशन प्रिजर्विंग, दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रूव. तो अल्फा इन्वर्स ऑफ से ए बी, अल्फा इन्वर्स ऑफ ए बी की बात करें तो हमें प्रूव क्या करना पड़ेगा? अल्फा इन्वर्स ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू अल्फा इन्वर्स ऑफ ए इंटू अल्फा इन्वर्स ऑफ बी. तो हमें प्रूव करना है अल्फा इन्वर्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू अल्फा इन्वर्स ऑफ ए इंटू अल्फा इन्वर्स ऑफ बी. दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रूव. तो ये शो करना है, टू शो. सो वी हैव टू शो दिस. तो मान लेते हैं कि लेट देखिए ए जी का एलिमेंट है, तो वी विल हैव अल्फा जी1 विल बी ए एंड अल्फा जी2 विल बी बी, क्योंकि ऑन टू फंक्शन है. अल्फा इज एन ऑन टू फंक्शन. सो फॉर एवरी ए, बिकॉज ए इज एन एलिमेंट ऑफ जी एंड बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ जी, वी विल हैव एन एलिमेंट जी1 एंड जी2 सच दैट अल्फा ऑफ जी1 इज इक्वल टू ए एंड अल्फा ऑफ जी2 इज इक्वल टू बी. तो दिस इम्प्लाइज, क्योंकि ये अल्फा इन्वर्स ऑफ ए इज इक्वल टू जी1 and alpha inverse of B is equal to G2. So therefore alpha of G1 G2 अगर हम देखें that will be equal to alpha G1 into alpha G2 and that is equal to A into B. So from here alpha of G1 G2 is equal to AB. तो alpha inverse of AB will be equal to G1 G2. लेकिन what is G1 and what is G2? It is alpha inverse of A इंटू अल्फा इन्वर्स ऑफ बी. तो यहाँ ये प्रूव हो गया कि अल्फा इन्वर्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू अल्फा इन्वर्स ऑफ ए इंटू अल्फा इन्वर्स ऑफ बी. देयरफॉर अल्फा इन्वर्स इज एन ऑटोमॉर्फिज्म या बिलोंग्स टू, आई कैन से बिलोंग्स टू ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी. सो देयरफॉर नाउ वी हैव प्रूव्ड
द टू थिंग्स, वी हैव प्रूव्ड दैट अल्फा इनवर्स तो बाइजेक्टिव था ही और ये ऑपरेशन प्रिजर्विंग था, तो इसलिए हर एलिमेंट का इनवर्स जो कि अल्फा का इनवर्स, अल्फा इनवर्स ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप में होगा. सो नाउ वी हैव प्रूव्ड दैट दिस implies automorphism of G is a group under operation of function composition. अब जो प्रूव करना बचता है वो यह बचता है कि inner automorphisms will also form a group, that is they will form a subgroup rather of the automorphisms of G. So to prove मैं उसे आई एन एन ऑफ जी कह देता हूँ. दिस इज द सेट कंटेनिंग ऑल द इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑन जी. टू प्रूव आई एन एन ऑफ जी इज अ ग्रुप, दैट इज अ सब ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ जी. तो बस हमें इसका सब ग्रुप प्रूव करना है. तो चलिए आइए सब ग्रुप प्रूव करते हैं. We will use the two-step subgroup test in order to prove this. तो चलिए देखते हैं. तो पहला हमें प्रूव करना पड़ेगा क्लोजर. तो मान लेते हैं लेट phi A, phi B belong to inner automorphism on G. Then phi A composite phi B of x will be equal to phi A of B x B inverse, and this can be written as A B x B inverse A inverse. So therefore phi A composite phi of B of x will be equal to A B x, and this can be written as A B का inverse, that is equal to phi of AB. So phi A composite phi B is again an inner automorphism on G. Therefore phi A ये किसको belong करता है? This is an inner automorphism on G. So therefore closure property is satisfied. We just need to prove inverse of every element exist. आपको याद होगा टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट में हमें दो चीज़ प्रूव करनी पड़ती हैं कि अगर एक H इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G, मैं यहाँ छोटा सा लिख देता हूँ, अगर H सब ग्रुप ऑफ G है तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा H इज़ क्लोज्ड, दैट इज़ H1 H2. फॉर एवरी H1 H2 बिलोंगिंग टू H वी हैव H1 इनटू H2 belongs to H, and second I have to prove for every H belonging to H inverse belongs to H. यानी किसी सबसेट ऑफ G को सब ग्रुप प्रूव करने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं. एक तो हम प्रूव करते हैं कि ये क्लोज्ड है अंडर ऑपरेशन ऑफ G, दैट इज H1 इंटू H2 किस में आएगा? H में ही आएगा जहाँ H1 H2 H के एलिमेंट हैं. और दूसरी चीज़ हमें प्रूव करनी पड़ती है कि H के हर एलिमेंट का इन्वर्स उसमें एग्जिस्ट करता है. तो वही हम काम कर रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, तो लेट अस प्रूव दैट द इन्वर्स ऑफ दिस every function, every inner automorphism exists. So let phi A belong to G. Since A belongs to G, this implies A inverse belongs to G, and this implies phi of A inverse belongs to inner automorphisms of G. तो अब हम यहाँ ये प्रूव करने वाले हैं कि phi of A inverse will be the inverse of A. तो phi A inverse composite phi of A. तो अगर मैं इसमें कोई एलिमेंट x डालता हूँ G का, so that will be phi of A inverse A x A inverse, and that would be nothing but it will be A inverse A x A inverse of A. A inverse का इन्वर्स आएगा यहाँ पर, A inverse का इन्वर्स वापस A हो जाएगा. So that is equal to A inverse into A x A inverse A. So that is equal to x, that is nothing but phi E. क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं you can write this as E x E inverse. So this is nothing but phi of E, जिसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट पीछे बोल के आए हैं. So therefore I can say that phi A का जो इन्वर्स होगा
that will be phi of A inverse. So that proves it. So this proves inverse भी है, closure property भी satisfy होती है. So therefore I can say that inner automorphisms का जो inner automorphism का जो set है, that is a subgroup of automorphism of G. Therefore it is a group in itself. तो चलिए अगला प्रॉब्लम, एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. Let R belong to UN. You have to prove that the mapping alpha from the addition modulo n group of integers to the addition modulo n group of integers defined by alpha s is equal to rs mod n for all s in Zn is an automorphism of Zn. तो हमें यहाँ से प्रूव करना है कि अगर R UN में है और अल्फा एक मैपिंग है जो कि Zn से Zn है, और वो मैपिंग किस तरह से डिफाइंड है कि अल्फा ऑफ s इज इक्वल टू rs mod n फॉर ऑल s इन Zn, देन वी हैव टू प्रूव दैट दिस अल्फा इज एन ऑटोमॉर्फिज्म. तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो R UN में है तो आपको मालूम होगा कि UN में वो सारे एलिमेंट्स आते हैं जो n के साथ कोई फैक्टर कॉमन नहीं रखते और n से छोटे होते हैं. यानी कि अगर मैं U से इफ़ आई टॉक ऑफ U10, तो U10 में क्या क्या आएगा? U10 में आएगा 1 3 7 9. तो 1 3 7 और 9 ये U10 में आएंगे. तो UN में भी जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो n के साथ रिलेटिवली प्राइम होंगे. तो सिंस R belongs to UN, we can say that GCD of R and N is equal to 1. यानी इनका GCD कितना होगा? 1. तो GCD RN का 1 हो गया. तो let us prove now that alpha is an automorphism. तो पहले तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ये 1 1 है, ऑन 2 है और फिर ऑपरेशन प्रिजर्विंग भी है. उसके पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ बता दूँ कि अगर n p और q को डिवाइड करता है, n डिवाइड्स p मल्टीप्लाई q, और n p के साथ रिलेटिवली प्राइम है, तो दिस इम्प्लाइज n विल डिवाइड q. तो रिमेंबर दिस फैक्ट कि अगर n p और q के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है, इफ n डिवाइड्स द प्रोडक्ट ऑफ p एंड q एंड p इज रिलेटिवली प्राइम टू n, देन n विल डेफिनेटली डिवाइड q. तो सबसे पहले हम प्रूव करते हैं 1 1. तो लेट अस प्रूव अल्फा इज 1 1. तो अल्फ़ा 1 1 हमें प्रूव करना है. तो मान लेते हैं कि अल्फ़ा ऑफ S1 इज़ इक्वल टू अल्फ़ा ऑफ S2. मुझे उम्मीद है आपको Z1 Z2 Zn के जो एलिमेंट्स होंगे वो सब आपको मालूम होंगे. Zn के एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0 से लेकर n-1 तक के सारे एलिमेंट्स Zn में आते हैं. यानी ये जो S1 यानी Zn जो होगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा. इट इज़ 1 2 से n-1. और मैंने आपको UN बताई दिया. UN will consist of all the numbers which are relatively prime to n and smaller than it. So it will consist of 1 and more many numbers which are prime to n. So alpha S1 is equal to alpha S2 मान लेते हैं. तो alpha S1 अगर equal to alpha S2 है तो this implies R S1 mod n. बहुत ही अच्छा सवाल है. is equal to R S2. मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, आप खुद देखें. equal to mod n. हम मान लेते हैं कि लेट R S1 mod n, ये मान लेते हैं किसके बराबर है? P के बराबर है. तो अगर ये P के बराबर है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि भाई जब हम R S1 को डिवाइड करेंगे n से, सो विल गेट समथिंग लाइक nx1 प्लस P. एंड सिमिलरली जब हम R S2 को डिवाइड करेंगे विल गेट nx2 प्लस P. और ध्यान रखें जो P होगा, दिस P विल बी द रिमाइंडर विच यू विल ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग RS1 बाय n. तो ये जो P की वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी? 0 से लेकर n-1 तक होगी. और ये भी कहाँ से कहाँ तक होगी? n-1 तक होगी. तो डेफिनेटली जो ये RS1 है दैट विल बी RS1 mod n की वैल्यू क्या हो जाएगी? P हो जाएगी. और ये जो P है डेफिनेटली ये Zn में ही आएगा क्योंकि ये नंबर है 0 से लेकर n-1. रिमाइंडर है ना यार, n से डिवाइड करेंगे RS1 को तो ये रिमाइंडर है. तो रिमाइंडर कहाँ से कहाँ तक होगा? n से छोटा होगा तो 0 से n-1 होगा. अब अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो RS1 माइनस S2 विल बी इक्वल टू n टाइम्स x1 माइनस x2. और x1 माइनस x2 इज एन इंटीजर, सो दिस इम्प्लाइज n डिवाइड्स R S1 माइनस S2. और अभी मैंने आपको बताया था अगर n डिवाइड करता है R इंटू S1 माइनस S2 को तो n और R तो रिलेटिवली प्राइम है.
तो n किसको डिवाइड करेगा? दिस इम्प्लाइज n डिवाइड्स S1 माइनस S2। और अब आप अगली चीज़ देखें, जो ये S1 माइनस S2 है, S1 S2 किसके एलिमेंट्स हैं? Zn के एलिमेंट्स हैं। तो S1 माइनस S2 जब आप करेंगे तो इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू आएगी, जो मैक्सिमम वैल्यू S1 माइनस S2 की आएगी वो आएगी n माइनस 1। तो Zn में आप समझ रहे हैं कि ये 1 2 3 ये लेकर किधर तक आता है? n माइनस 1 और 0 भी आता है। आई एम सॉरी, यहाँ मैं 0 लिखना भूल गया हूँ। सो यू विल हैव अ 0 ऑल्सो ओवर हियर Zn में। सो दिस इज इट। सो Zn में 0 से लेकर n माइनस 1 तक सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो S1 माइनस S2 में जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी S1 माइनस S2 की, दैट विल बी n माइनस 1, और जो मिनिमम वैल्यू आएगी दैट विल बी माइनस n प्लस 1। तो S1 माइनस S2 इज अ नंबर फ्रॉम माइनस n प्लस 1 से n माइनस 1, और इसके बीच में एक भी नंबर ऐसा नहीं आता जो कि n माइनस 1 और n प्लस 1 के बीच में कोई भी नंबर ऐसा नहीं आता जो n से डिविजिबल है सिवाय 0 के। सो दिस इम्प्लाइज S1 माइनस S2 क्या होगा? 0 होगा। सो S1 विल बी इक्वल टू S2। सो दिस प्रूव्स दैट इट इज 1 1। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि ये 1 1 है। अब हमें प्रूव करना है ऑन टू है। सो अल्फा इज फ्रॉम अ फाइनाइट Zn, फाइनाइट सेट Zn टू अ फाइनाइट सेट Zn। तो अल्फा इज 1 1, क्योंकि ये 1 1 है, सिंस अल्फा इज 1 1, तो ध्यान रखें क्योंकि ये 1 1 है तो, और Zn एक फाइनाइट सेट है, दिस इम्प्लाइज अल्फा इज ऑन टू। क्योंकि एक फाइनाइट सेट से फाइनाइट सेट पर जो मैपिंग डिफाइंड होगी, अगर वो 1 1 है तो वो ऑटोमेटिकली ऑन टू होगी। समझने की बात है, इसमें ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए इधर 3 एलिमेंट हैं और यहाँ पर भी 3 एलिमेंट हैं, और ये 1 1 है, तो क्या यहाँ 4 एलिमेंट हो सकते हैं? नहीं। अगर 4 एलिमेंट हो गए तो ये 1 1, देखिए दोबारा से, तो मैं क्या कह रहा हूँ एक बार दोबारा समझ लें। व्हाट आई एम सेइंग इज अल्फा इज अ मैपिंग फ्रॉम द सेम सेट टू द सेम सेट, यानी यहाँ 3 एलिमेंट हैं और यहाँ पर भी 3 एलिमेंट ही हैं, 4 एलिमेंट हो नहीं सकते क्योंकि सेम सेट से सेम सेट पर है ये। तो अगर ये 1 1 है तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑन टू भी हो जाएगा, ये A टू A है। तो इसलिए क्योंकि Zn से Zn मैपिंग है, 1 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है इसलिए ये ऑन टू भी हो जाएगी। तो ध्यान रखें, इफ अल्फा इज मैपिंग फ्रॉम A टू A where A is a finite set and alpha is 1 1, then it is on to, and vice versa। vice versa मतलब अगर on to है तो फिर वो 1 1 भी होगी। अब बस हमें प्रूव करना बचता है अल्फा इज ऑपरेशन प्रिजर्विंग। सो लेट अस प्रूव दैट इट इज ऑपरेशन प्रिजर्विंग। तो ऑपरेशन प्रिजर्विंग प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रूव कर दूँ जो हमें यूज़ भी होगी, वो है कि A प्लस B मॉड n, ध्यान रखें ये होता है A मॉड n प्लस B मॉड n होल मॉड n। तो होल यहाँ पर भी मॉड n, जगह थोड़ा, तो लेट मी राइट दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट विच यू शुड रिमेंबर। ये है A मॉड n प्लस B मॉड n होल मॉड n। तो हम ये बात प्रूव भी करेंगे कि ऐसा क्यों होगा, तो चलिए देखते हैं। तो A प्लस B मॉड n, वी हैव टू प्रूव दैट इट इज A मॉड n प्लस B मॉड n होल मॉड n। तो A इज इक्वल टू कुछ होगा n से h प्लस से p। तो p को अगर मैं देखूं तो ये p जो होगा, दिस इम्प्लाइज p जो होगा दैट विल बी A मॉड n, A मॉड n। और ये जो p होगा इसकी वैल्यू फिर से कहाँ से कहाँ तक होगी? 0 से लेकर n माइनस 1 तक। तो मैं चाहूँ तो A को लिख सकता हूँ NH प्लस मॉड n प्लस A मॉड n, या प्लस p ही रहने देते हैं चलिए। तो आई होप ये क्लियर हो गया इतना। नाउ दिस सिमिलरली B इज इक्वल टू NK प्लस Q, और ये जो Q होगा दैट विल बी इक्वल टू B मॉड n। अब अगर मैं A प्लस B करता हूँ, सो दैट विल बी इक्वल टू NH
plus nk plus p plus q. So that is n into h plus k plus p plus q. अच्छे समझते जाएं क्योंकि इसका यूज़ इस प्रॉब्लम में होगा. सो दिस इम्प्लाइज a प्लस b mod n is equal to p plus q. तो आप ये समझ लें कि दैट विल बी a प्लस b होल मॉड n इज इक्वल टू a प्लस b मॉड n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, p प्लस q मॉड n. तो यहाँ पर हमें ऐसे लिखना चाहिए a प्लस बी मॉड n को हम लिख सकते हैं इट विल बी n h प्लस k प्लस p प्लस q मॉड n, ऐसा लिख सकते हैं. यानी कि जब हम इस पूरी क्वांटिटी को n से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा दैट विल बी द आंसर टू दिस होल थिंग. ये पूरा का पूरा जो आइटम है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका आंसर क्या होगा. जब इस क्वांटिटी को आप किससे डिवाइड करेंगे, n से डिवाइड करेंगे, तो जो रिमाइंडर बचेगा दैट विल बी द आंसर. लेकिन आप जानते हैं कि n इंटू एच प्लस के तो डिविजिबल है n से, सो दैट इज इक्वल टू p प्लस क्यू मॉड n. एंड व्हाट वाज p, इट इज a मॉड n प्लस b मॉड n होल मॉड n. तो एक बार इसे अच्छे से समझ लेना चाहिए. दोबारा से मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ. a प्लस बी मॉड n इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है a मॉड n प्लस b मॉड n इक्वल टू इंटू मॉड n ऑफ a मॉड n प्लस b मॉड n होल मॉड n. तो a को क्या लिख लिया हमने, nh प्लस p, तो p क्या हो गया, a मॉड n हो गया. इसी तरह b को लिख लिया nk प्लस q, तो q क्या हो गया, q हो गया b मॉड n. अब a प्लस b को मैं लिख सकता हूँ n h, इन दोनों को बेसिकली मैंने क्या किया, ऐड कर दिया. आई हैव एडेड दीज टू, आई हैव एडेड a एंड b. तो a और b को ऐड किया तो ये आ गया nh प्लस nk प्लस p प्लस q. सो इट इज n इंटू h प्लस k इंटू p प्लस q. तो a प्लस b इज इक्वल टू होल ऑफ दिस थिंग. तो a प्लस बी मॉड n अगर मुझे, तो हमने इसे फिर लिख दिया a प्लस बी मॉड n को लिखा फिर n h प्लस k p प्लस q. अब ये नंबर तो डिविजिबल है किससे, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय n. तो डेफिनेटली जो रिमाइंडर बचेगा वो वही बचेगा जो आप p प्लस q को डिवाइड करेंगे n से. उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा दैट विल बी द रिमाइंडर दैट यू विल गेट व्हेन यू विल डिवाइड होल ऑफ दिस क्वांटिटी बाय n. सो इट इज p प्लस q मॉड n. और p क्या था, p वाज a मॉड n, q वाज b मॉड n. बस हमने यहाँ वैल्यू रख दी a मॉड n प्लस b मॉड n. तो अब हमें ये समझ में आ गया कि you should remember this, that a plus b mod n is equal to, ये important result है, ये आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है. तो अब हमें प्रूव करना है कि ये ऑपरेशन प्रिजर्विंग है. तो लेट अस प्रूव दैट अल्फा इज ऑपरेशन प्रिजर्विंग. तो अभी हमने अल्फा को ऑपरेशन प्रिजर्विंग प्रूव करना बाकी है. तो लेट अस प्रूव इट. तो लेट अल्फा ऑफ s1 प्लस s2 मॉड n, देखो मॉड n को हम ऐसे लिखते हैं, मॉड n इज इक्वल टू, तो आप इसे एक तरीके से क्या लिख सकते हैं, s1 प्लस s2 मॉड n, एक ही बात है. या फिर s1 प्लस सफिक्स n s2. सो दैट विल बी इक्वल टू r s1 प्लस s2 मॉड n. सो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू. तो मान लेते हैं कि s1 प्लस ns2, s1 प्लस s2 जो है वो क्या है, इट इज़ nx प्लस से वी हैव s प्लस p, या इसको t कह देते हैं, ns प्लस t. तो दिस इम्प्लाइज s1 प्लस ns2 इज इक्वल टू t. तो हम इसे लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज, देयरफॉर इसको लिख सकते हैं आर टी. यहाँ पे कॉज लिख रहा हूँ क्योंकि आर टी मॉड एन, हम इसे लिख सकते हैं आर टी मॉड एन. सो दैट इज़ व्हाट वी कैन राइट दिस एज. अब आर टी मॉड एन मैंने जैसे लिखा, तो अब आप देखें कि आर इंटू टी मॉड एन लिखा हुआ है. अब मैं टी की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ. तो दैट इज़ आर, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसके बाद इधर, तो दैट विल बी आर इंटू टी की वैल्यू क्या आएगी, टी की वैल्यू आएगी s1 प्लस s2 माइनस nx मॉड n, एंड दैट विल बी इक्वल टू आर s1 प्लस आर s2 माइनस nx इंटू आर मॉड n.
अब आप देखें कि ये तो डिविजिबल है आर एन से, तो ये तो यहाँ से हटा सकते हैं, तो दिस विल बी आर एस वन प्लस आर एस टू mod n, एंड दैट इज़ नथिंग बट आर एस वन mod n। अब यहाँ पर जो हमने भी प्रॉपर्टी प्रूव की वो यूज़ हो रही है, प्लस आर एस टू mod n होल mod n। ये देखिए, ये यहाँ पर ये यूज़ हुआ है कौन सा प्रॉपर्टी, जो भी हमने ऊपर प्रूव किया है कि आर ए प्लस बी mod n इज इक्वल टू ए mod n प्लस बी mod n होल mod n। तो आर एस वन प्लस आर एस टू mod n इज आर एस वन mod n, आर एस टू mod n होल mod n, एंड दिस इज नथिंग बट, सो अभी हम कहाँ पहुँच गए वो देख लेते हैं। एस वन प्लस एस टू mod n इज इक्वल टू, हम प्रूव कर चुके हैं, आर एस वन mod n प्लस आर एस टू mod n। So in a way we have, or whole mod n, so in a way we have reached RS1 mod n, RS2 mod n। और गौर से देखिए ये क्या है, अल्फा S1 प्लस n अल्फा S2। So therefore this proves that this is operation preserving, therefore alpha is an isomorphism। So we have proved that it is an isomorphism। यही हमें प्रूव करना था। तो आई होप आपको ये जितनी भी इलस्ट्रेशंस हैं अच्छी लगी होंगी, समझ में भी आई होंगी। अच्छे लगने के अलावा तो साथ साथ जुड़े रहिए और भी लोगों को जोड़िए, क्योंकि जितना लोगों का अच्छा होगा, बेटर होगा, उसमें हम सबका ही बेटरमेंट होता है। ये हमेशा ध्यान रखें ज़िंदगी में कि आप जितने लोगों का अच्छा करते हैं वो अच्छा ही आपके पास लौट के ज़रूर आती है। तो आप इस चैनल को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए। बिल्कुल अभी शुरुआत की है, हालांकि बहुत ही कम समय हुआ है, 2 महीने भी शायद लगभग होने को हैं। तो 2 महीने से मैं प्रयासरत हूं कि आप सब IAS एस्पिरेंट्स के लिए कुछ मीनिंगफुल कर सकूं, अपनी नॉलेज जो भी है मेरे पास थोड़ा बहुत वो सब अच्छे से शेयर कर सकूं आप लोगों के साथ में। सो कीप कनेक्टेड and let other people know about this channel. So meet you in the next video. Till then, goodbye.